नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा अफ्रीका के देश गेबॉन में हुए तख्ता पलट के बारे में। दोस्तों, अफ्रीका में पिछले 2 सालों में बहुत तख्ता पलट हुए हैं और उसमें ये एक और नया तख्ता पलट है, लेकिन यहां पर कारण कुछ अलग तरह के हैं। उन्हीं को आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो गेबॉन देश के मिलिट्री अधिकारियों ने, सीनियर आर्मी जनरल्स ने अपने देश के सिटिंग प्रेसिडेंट अली बोंगो को पद से बर्खास्त करके पावर अपने हाथ में ले लिया है। अब इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करें उससे पहले पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो 2024 के लिए जो हमारा आखिरी बैच है उड़ान एक्स, ये बैच शुरू हो चुका है, कल ही स्टार्ट हुआ है, तो आप इसमें अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच भारत का सबसे अफोर्डेबल यूपीएससी कोर्स है जहां पर आपको 900 प्लस आवर्स की लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे फोन नंबर 9595008800 पर कॉल करके इस कोर्स की डिटेल्स को जान सकते हैं। अगर आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो बोध बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारी टीम है जो इस कोर्स के अंदर आपको पढ़ाती है। आप अगर हमारे डेमो सेशंस देखना चाहें तो वो पाथफाइंडर चैनल पर आप देख सकते हैं। कोई भी डाउट है, कोई डिस्काउंट प्राप्त करना है तो भी आप इस फोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। महिपाल कोड लगाने पर आपको वैसे डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन फिर भी समस्या आती है तो फील फ्री टू रीच आउट। उड़ान बैच के अलावा हमने एक पाथफाइंडर पास लॉन्च किया है, तो अगर आप ऑप्शनल और जीएस दोनों पढ़ना चाहते हैं तो बेहतर ये है कि आप पाथफाइंडर पास ले लें। इससे आपको फायदा ये होगा कि आप कोई भी ऑप्शनल की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, प्लस नेक्स्ट टाइम कभी आपको हमारा कोई नया कोर्स ज्वाइन करना है तो उसके लिए कोई अतिरिक्त फीस नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, अगले साल जब हमारा क्रैश कोर्स आता है तब आपको उसे ज्वाइन करने के लिए कोई अतिरिक्त फीस नहीं देनी है। आप पास के माध्यम से ही इसको ज्वाइन या एक्सेस कर पाएंगे। हमारे 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट के कोर्सेज भी स्टार्ट हो चुके हैं, PSIR, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड एंथ्रोपोलॉजी। इन कोर्सेज को आप चेक कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं और इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इन ऑप्शनल्स को अलग से भी ज्वाइन किया जा सकता है फॉर 10,000 रुपीज। एंड पाथफाइंडर पास अगर आप ले लेंगे तो जीएस और ऑप्शनल दोनों आपके एक साथ कवर हो जाएंगे। तो अभी गेबॉन में हुए तख्ता पलट में जिस राष्ट्रपति का तख्ता पलट हुआ है उनका नाम याद रखिएगा, अली बोंगो। अब ये अली बोंगो जो है, इनको ऑफकोर्स हाउस अरेस्ट में डाल दिया है और बताया जा रहा है कि इनके एक बेटे को जेल में डाला गया है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रीजन, यानी कि देशद्रोह के सिलसिले में। इन्होंने खुद एक वीडियो जारी करके इस कू की, तख्ता पलट की जानकारी दुनिया को दी कि मेरे खिलाफ तख्ता पलट हो चुका है और जनता मेरा साथ दे। इस तरह का इन्होंने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला था। अब गेबॉन देश को पहले समझ लीजिए। गेबॉन सेंट्रल अफ्रीका का एक कंट्री है, यहां पर आप इसे देख सकते हैं गेबॉन को, और ये बिल्कुल इक्वेटर पे लाई करता है। इट इज वन ऑफ द कंट्रीज दैट लाई ऑन द इक्वेटर। तो सेंट्रल अफ्रीका का ये देश वैसे बहुत बड़ा नहीं है क्योंकि इसकी आबादी केवल 23 या 24 लाख लोगों की है, लेकिन इसकी जो साइज है वो यूनाइटेड किंगडम जितनी बड़ी है। तो अब हम यूके को एक छोटा सा देश नहीं कहते हैं ना, लेकिन वहां पर आबादी ज्यादा है, यहां पर आबादी बहुत कम है। 24 लाख इज अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन। इसमें से भी मैं आपको बता दूं 7 लाख की आबादी तो इनके कैपिटल लिब्रेविल में रहती है, यानी कि देश की 1/3 आबादी तो देश के राजधानी में रह रही है। और 90% इस देश का एरिया घने जंगलों से कवर्ड है क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहां पर पाए जाते हैं। अब यहां पर पहले एक फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी। फ्रांस ने यहां पर अपना कब्जा जमा लिया था 19th सेंचुरी में, और 1960 में इस देश को फ्रांस से आज़ादी मिलती है। तो आज़ादी के बाद सब कुछ अच्छा होना चाहिए था, आइडियल होना चाहिए था, राइट। लेकिन अफ्रीका के कई देशों में आज़ादी के बाद भी, यूरोपियन ताकतों से आज़ादी के बाद भी वो डेवलपमेंट नहीं हो पाया या वो स्टेबिलिटी नहीं आ पाई जो कई अन्य देशों में आ गई। अच्छा, वैसे गेबॉन नेचुरली बहुत ही अच्छा वेल एंडाउड कंट्री है क्योंकि यहाँ पर तेल बहुत है, प्रचुर मात्रा में यहाँ पर तेल के कुएं हैं। उसके अलावा जो जंगल से रिलेटेड नेचुरल रिसोर्सेज हैं या कुछ मिनरल्स हैं वो भी मौजूद हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी इनका रेवेन्यू आता है देश का वो ऑयल से ही आता है, ऑयल इंडस्ट्री के माध्यम से। तो अगर आप पर कैपिटा जीडीपी देखेंगे तो ये अफ्रीका के सबसे अमीर देशों में से आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ के 24 लाख लोग बहुत अमीर हैं। देश की 40% आबादी अभी भी गरीबी रेखा के नीचे जी रही है, यानी कि वहां पर भी जो ऑयल का रेवेन्यू है वो अमीर लोगों की जेब में जा रहा है या फिर जो रूलिंग पार्टीज हैं उनके साथ के लोगों के पास में जा रहा है। तो चाहे यहां पर अबंडेंट ऑयल रिसोर्सेज हैं, लेकिन इसके बावजूद पूरे देश में तरक्की नहीं हुई। हाँ, एक मिडिल क्लास तो बनी गया है, कंपैरेटिवली अफ्रीका के अन्य देशों से थोड़ा बेटर कर रहे हैं और जीडीपी पर कैपिटा इनकी काफी हाई हो जाती है। पर अगर आप वैसे देखो तो यहां पर भी आबादी जो गरीब है वो ऑलमोस्ट 40% बताई जाती है। तो ऑयल रेवेन्यू इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये ओपेक का भी सदस्य है और ऑयल वेल्थ सारी की सारी रूलिंग फैमिलीज या जो रूलिंग सरकार है उन्हीं के हाथ में रहती है। तो गेबॉन की आपने लोकेशन जान ली, थोड़ा सा और इसको जूम इन करके देख लेते हैं। कभी यूपीएससी यहां पर सवाल पूछ ले ज्योग्राफी से रिलेटेड तो आपको इसके पड़ोसी देशों के नाम पता होने चाहिए। तो देखिए, गेबॉन के केवल 3 ही पड़ोसी हैं, 3 देशों के साथ उसकी सीमा लगती है। उत्तर दिशा के अंदर है इक्वेटोरियल गिनी, तो ये जो छोटा सा लाइट ग्रीन कलर में आपको कंट्री नजर आ रहा है, दिस इज इक्वेटोरियल गिनी।
फिर दूसरा देश है कैमरून जिसके साथ इनका बॉर्डर है, और ईस्ट में और साउथ में पूरा बॉर्डर इनका रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के साथ है। और इस देश की राजधानी क्या है? लिब्रेविल। और जो आंकड़े मैं आपको पहले बता रहा था वो यहां पर लिखे हुए हैं कि देश की ज्यादातर आबादी अभी भी गरीबी रेखा के नीचे जीती है। 40% लोग यहां पर इस वक्त अनएम्प्लॉयड थे। आफ्टर कोविड क्राइसिस के समय का ये आंकड़ा है। और ऑयल रेवेन्यू इनका बहुत अच्छा है, $6 बिलियन इन्होंने ऑयल एक्सपोर्ट किया था। गेबॉन पिछले कुछ सालों से क्लाइमेट फंड्स के कारण भी चर्चा में है। तो ये दुनिया का पहला देश बना था जिसको एक स्पेसिफिक फंड दिया गया कि आप अपने जंगल बचाइए, या फिर रेन फॉरेस्ट आपके नुकसान जो हो रहे हैं कार्बन एमिशंस के कारण, तो उससे रिलेटेड कई फंड्स बने थे। उनमें एक बहुत बड़ा फंड है यूएन बैक्ड सेंट्रल अफ्रीकन फॉरेस्ट इनिशिएटिव, और उसमें इन्हें काफी पैसा मिला था 2019 और 2020 में। गेबॉन की एक और खास बात यह रही है कि यहां पर जो भी राज करता था उसने फ्रांस के साथ हमेशा अच्छे संबंध बनाए रखे। खास करके उमार बांगो जिन्होंने 42 ईयर्स तक यहां पर शासन किया, ही वॉज द फादर ऑफ द करंट प्रेसिडेंट, तो ये 42 ईयर्स तक राष्ट्रपति रहे और फ्रांस के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखे। ये काफी एक यूनिक चीज है कि अफ्रीका के कई देश अपने पूर्व कॉलोनियल मास्टर से इतने अच्छे संबंध रखते हैं। तो इन देशों को कई बार फ्रांस अफ्रीक भी कहा जाता है, यानी कि फ्रेंच कंट्रीज इन अफ्रीका, उस तरह का कुछ इसका मीनिंग है। अब आप लोग चाहते हो कि मैं इस इतिहास पर या फ्रांस और अफ्रीकी देशों के रिश्तों पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, तो नीचे महिपाल सर लिख देना कमेंट्स के अंदर, मैं समझ जाऊंगा कि वीडियो बनाना है और इस पर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। उमार बांगो काफी समय तक यहां पर शासन करते रहते हैं, लेकिन 2009 में उनकी डेथ हो गई और उनकी डेथ के बाद उनके बेटे यहां पर अगले राष्ट्रपति बन जाते हैं। अब लेकिन ये जो बेटे हैं इनका संबंध फ्रांस के साथ इतना अच्छा नहीं रहा है। इनफैक्ट इनके खिलाफ फ्रांस ने एक जांच भी चालू करी थी, हालांकि उस जांच को बीच में छोड़ दिया गया, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, बट स्टिल थोड़ा सा रिलेशंस में खटास आई है जब से उमार बांगो राष्ट्रपति बने हैं, सॉरी अली बोंगो राष्ट्रपति बने हैं। तो अली बोंगो 2009 में राष्ट्रपति बनते हैं। ये उमार बांगो के सन है। इनके पिताजी 42 ईयर्स तक राष्ट्रपति थे, फ्रॉम 1967 टू 2009। उसके पहले केवल एक और राष्ट्रपति रहे थे। तो गेबॉन देश ने आज दिन तक केवल 3 राष्ट्रपति देखे हैं। अब ये चुनाव तो करवाते हैं क्योंकि 1990 के दशक में लोगों ने काफी प्रोटेस्ट किया था कि चुनाव करवाओ, तो इन लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज बनवा दी। लेकिन करते क्या है कि अपनी पार्टी को ही चुनाव जिताते हैं और बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को हरा देते हैं। ऑल द इलेक्शंस आर रिग्ड ओवर हियर। तो ये उमार बांगो के सन है। 2009 में इन्होंने इलेक्शन कराया, फिर 2016 में एक और इलेक्शन हुआ। ये वाला इलेक्शन तो पूरी तरह रिग्ड था। इसको लेकर कई इंटरनेशनल एजेंसीज ने भी कहा था कि इस चुनाव में तो बहुत बड़ी धांधली हुई है 2016 में। अब आप कहेंगे कि 9 और 16, तो हाँ, यहाँ पर 7 साल में चुनाव होता है, ये इनका संविधान है। एवरी 7 ईयर्स, मतलब दुनिया में शायद मैक्सिमम सबसे लंबा कार्यकाल इसी देश के अंदर होगा किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का। तो इसीलिए अब 2016 के बाद अगले चुनाव इनके 2022 में होने थे, जो किसी कारणवश थोड़ा पोस्टपोन होकर 2023 में हुए हैं। तो अगस्त के आखिरी हफ्ते में ये चुनाव हुए और इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के अंदर फिर से गेस करो किसकी जीत हुई? अगेन अली बोंगो और निम्बा, इन्हीं की जीत होती है। लेकिन इस बार 2023 में स्थिति थोड़ी सी अलग थी। अब पिछले 13-14 साल से अली बोंगो क्योंकि राष्ट्रपति रहे हैं, तो इनके खिलाफ लोगों का गुस्सा है। किसी ना किसी कारणवश से लोग इनसे थोड़ा नाराज भी हैं और ये नाराजगी मिलिट्री निकालती है तख्ता पलट करके। तो जैसे ही 26 अगस्त को ये चुनाव हुए, उसके तुरंत बाद नतीजे आते हैं 2-3 दिन में। नतीजे आने के कुछ घंटे के अंदर अंदर ही ये तख्ता पलट हो गया। अगर ये तख्ता पलट नहीं होता तो इन्हें तीसरा टर्म मिल जाता और शायद ये अगले 7 साल तक फिर से राष्ट्रपति रहते। तो मिलिट्री के लोगों को ये मंजूर नहीं था। तो तख्ता पलट करने वाले मिलिट्री ऑफिसर्स ने अपने आप को क्या कहा है? कमिटी ऑफ ट्रांजिशन एंड रेस्टोरेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन। नाम पढ़ के कई बार हंसी भी आ जाती है, दर्द भी होता है, दुख भी होता है कि ये लोग जो तख्ता पलट कर रहे हैं अपने आप को रेस्टोरेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बोंगो बहुत अच्छे हैं या फिर उनकी जगह जो मिलिट्री वाले आए हैं वो बहुत खराब हैं, आई डोंट नो, ठीक है, वो तो समय ही बताएगा कि कौन देश का ज्यादा भला कर पाता है। पर हाँ, नाम बड़े इंटरेस्टिंग रखते हैं अफ्रीका के अंदर जो भी तख्ता पलट करना चाहते हैं। तो इन्होंने एक तरह की मिलिट्री जनता बना दी है। जैसे बर्मा के अंदर मिलिट्री रूल कर रही है, म्यांमार में भी पिछले 2-2.5 साल से मिलिट्री का ही शासन है, वही स्थिति अब अमूमन गेबॉन की भी हो चुकी है। और एक सीनियर मिलिट्री जनरल को इन्होंने अभी देश का केयरटेकर प्रेसिडेंट घोषित कर दिया है। तो इस देश की राजधानी है लिब्रेविल, जहां पर ये तख्ता पलट हुआ। ज्यादा हिंसा नहीं हुई है, बताया जा रहा है कि ऐसा बहुत ज्यादा लोगों की कोई डेथ वगैरह नहीं हुई है। द कू वॉज काइंड ऑफ ब्लडलेस। ऐसा नहीं है कि किसी की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन अभी तक डिटेल ज्यादा बाहर आई नहीं है क्योंकि मीडिया को पूरी तरह से वहां पर ब्लैकआउट कर दिया गया है। नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इनका नाम है जनरल ब्राइस ओलीगुई एंग्यूमा। अब ये एंग्यूमा जो है ये खुद भी इन बोंगो के बहुत ही क्लोज एसोसिएट रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर बोथ फैमिली, ये उनके दूर के भाई लगते हैं, कजिन ब्रदर हैं। और आर्मी के अंदर ये काफी टॉप पोजीशन पे हैं। इनफैक्ट रिपब्लिकन गार्ड, जो एक तरह से राष्ट्रपति का खुद का पर्सनल आर्मी यूनिट ही होता है, वो उनकी सिक्योरिटी वगैरह देखता है, उसके ये अध्यक्ष रहे हैं काफी सालों से। और उस अध्यक्ष के पद पर रहते हुए इन्होंने अली बोंगो के कई क्रिटिक्स को
साइड लाइन भी किया था, लेकिन अब फाइनली ये इनके जो भाई हैं यही इनके खिलाफ हो गए हैं एंड ही हैज बीन मेड द न्यू प्रेसिडेंट। तो कुल मिलाकर परिवार वही है, उसी परिवार के दूसरे सदस्य के हाथ में सत्ता चली गई है। बाय द वे ये परिवार बहुत बड़ा है, इनके सब भाई मिलाकर 40-50 कजिन भाई हो जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि ये कोई बहुत क्लोज सगे भाई थे, दे आर लाइक कजिन्स। बट देन द एक्स प्रेसिडेंट दो जो 42 साल राज करने वाले थे, उनके बहुत सारे बच्चे थे, दैट इज वाई द फैमिली इज क्वाइट बिग। तो अब हो ये रहा है कि सत्ता एक एलीट वर्ग के हाथ से निकलकर दूसरे एलीट वर्ग के हाथ में चली गई है। तो ये कोई फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसी बड़ी घटना नहीं हुई है। यहां पर हुआ क्या है, बस एक पावर सेंटर चेंज होकर दूसरे वर्ग में या परिवार के एक हिस्से से सत्ता दूसरे वर्ग के अंदर जा चुकी है। क्लियर। अब ये जो जनरल हैं, इन पे भी कई सारे आरोप लगे हैं। ये खुद एक बहुत ही भ्रष्ट आदमी रहे, क्योंकि एक आर्मी ऑफिसर रहते हुए इन्होंने करोड़ों रुपए के बंगले खरीद रखे हैं फ्रांस में, यूएसए के अंदर। और इनसे पूछा गया कि भाई साहब कहाँ से इतना पैसा आया, तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। ठीक है, आर्मी जनरल रहते हुए तो इतना पैसा आ नहीं सकता। तो कुल मिलाकर ये भी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं देश के, उसी के अंदर कुछ ना कुछ वहां से पैसा निकाल रहे हैं। अब एक बात और याद रखिए कि गैबोन में 2019 में भी कूडेटा हुआ था। तब क्यों हुआ था, क्योंकि ये जो राष्ट्रपति बोंगो हैं, इनको स्ट्रोक आ गया था, तो इनकी तबीयत बहुत खराब थी, ये कई महीनों तक बिस्तर पर थे, ही कुड नॉट इवन वॉक फॉर फ्यू मंथ्स। तो उस समय भी एक तख्ता पलट करने की कोशिश करी गई थी, लेकिन उस समय ये जो एनग्यूमा है उन्होंने इस तख्ता पलट को फेल कर दिया था। तो जिस आदमी ने अभी तख्ता पलट किया है उसने अपने ही कजिन भाई यानी कि राष्ट्रपति बोंगो की मदद करी थी 2019 में, लेकिन फाइनली अब इन्होंने खुद ही जाकर अपने भाई के खिलाफ ये विद्रोह कर दिया है। तो ये जो पूरा बोंगो फैमिली है ये अपने आप में बहुत कंट्रोवर्शियल है। इसके जो 9 मेंबर्स हैं उनके ऊपर फ्रांस के अंदर जांच चल रही थी, बहुत सारे केसेस, एम्बेजलमेंट, मनी लॉन्ड्रिंग, कई सारा करप्शन। तो इसको लेकर इनके खिलाफ जांच चल रही थी, लेकिन मैंने आपको बताया कि जांच ठंडे बस्ते में डाली जा चुकी है। हो सकता है कि अब फिर से जांच को ओपन कर दिया जाए, क्योंकि फ्रांस इस तख्ता पलट से बहुत ज्यादा खुश ओपनली तो नहीं है, लेकिन कई एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि इस तख्ता पलट के पीछे कहीं ना कहीं फ्रांस के इंटरेस्ट अलाइंड हो, क्योंकि जब आपको अली बोंगो पसंद नहीं आ रहे तो उन्हीं के परिवार के किसी और व्यक्ति को पावर में आपने बिठा दिया है। तो अभी जनता वहां पर क्या कह रही है, तो देखिए जनता पहले तो खुशी मना रही है कि इतने सालों से जो ये व्यक्ति 12-13 साल से हमारा राष्ट्रपति है, इसको हटा दिया गया है। कि तो गेबोन के गलियों में तो अभी सेलिब्रेशन ही हो रहे थे, लेकिन मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि मीडिया पर काफी हद तक ब्लैकआउट है, बड़े बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को वहां पर रोक दिया गया है। तो एकदम स्पष्ट स्थिति बाहर आने में थोड़ा सा समय लगेगा। अब हमारे लिए यहाँ पर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने लायक चीजें क्या है, देखिए अफ्रीका के अंदर पिछले 2 साल में 8 तख्ता पलट हो चुके हैं। यूपीएससी 2023 में इस पर सवाल भी आया था, इनफैक्ट 2 सवाल आए थे। और अभी लेटेस्ट तख्ता पलट हुआ है एक निजेर में। तो निजेर देश के अंदर जो तख्ता पलट हुआ है उस पर भी हमने वीडियो बनाया था, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। 1 महीने पहले ये हुआ था तख्ता पलट, और जो 2021-22 के तख्ता पलट हैं उन पे भी सब पर मैंने वीडियोस बनाए थे। तो आपको इन देशों के नाम पता होने चाहिए कि कहां पर तख्ता पलट हुआ है। तो कई जगह आर्मी ने तख्ता पलट किया है, जैसे माली, गिनी, बर्किना फासो, चैड, इन देशों के अंदर आर्मी ने तख्ता पलट किया है। और ये माना जा रहा है कि 1990s से अफ्रीका के अंदर जो डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट्स या प्रोग्रेस हुई है उसको वापस बैक टू स्क्वायर वन या जीरो पर लाकर खड़ा कर दिया गया है। तो 1990 के दशक में अफ्रीका में कई जगह डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होने स्टार्ट हो गए थे, बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम द पीपल। अमेरिका की तरफ से भी प्रेशर था। तो कई राष्ट्रपतियों ने, ये जो इस तरह के तानाशाह राष्ट्रपति थे 20-30 सालों से सत्ता में थे, उन्होंने चुनाव करवाने शुरू कर दिए थे, लेकिन अब फिर से वो वाली प्रोग्रेस रिवर्स होती जा रही है। तो देखिए अभी फिलहाल जो मिलिट्री कूज हुए हैं पिछले 2 साल में, उन देशों के नाम ध्यान रख लेना। गेबोन इज द लेटेस्ट, उसके पहले निजेर, फिर पिछले साल बर्किना फासो, 2021 में सुडान, गिनी, 2020-21 के अंदर माली और 2021 में चैड। इन देशों के अंदर मिलिट्री तख्ता पलट हुए थे। अगर हम ओवरऑल देखें तो पिछले 70 सालों में 1950 आप बेंचमार्क मान लो, क्योंकि उसके बाद ही अफ्रीका के देशों को आज़ादी मिली है ज़्यादातर को। तो उसके बाद से 214 कू अटेम्प्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 106 सक्सेसफुल रहे हैं और 108 फेल हुए हैं। तो देखिए तख्ता पलट का भी जो सक्सेस रेशियो है वो 50-50 ही है। हो सकता है कि आपको तख्ता पलट फेल हो जाए तो आप जेल में जाएंगे या फिर आपको मार भी दिया जाएगा। अब अगर ये आर्मी जनरल फेल हो जाते तख्ता पलट में तो मोस्ट प्रोबेबली इनको जेल में डाल देता इनका भाई अली बोंगो, या फिर उनको शायद फांसी पे भी लटका देते। तो तख्ता पलट 50-50 सक्सेसफुल होता है, लेकिन फिर भी अफ्रीका के अंदर सबसे ज्यादा तख्ता पलट होते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है लैटिन अमेरिका, देन वी हैव एशिया पैसिफिक, मिडिल ईस्ट, यूरोप, साउथ एशिया। तो रिलेटिवली भारत में, पाकिस्तान में, साउथ एशिया वाले देशों में तख्ता पलट बहुत ही कम हुए हैं। और साउथ एशिया के अंदर भी जो हुए हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान या बांग्लादेश में हुए हैं। हमारे देश में थैंकफुली आज दिन तक कोई तख्ता पलट नहीं हुआ है, बिकॉज वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहाँ संविधान इतना मजबूत है कि वो आर्मी को सिविल कंट्रोल के अधीन रखता है। हमारे यहाँ जो चुनी हुई सरकारें हैं, मिलिट्री पूरी तरह से उसके अंडर में है, उसके कंट्रोल में है। आर्मी के पास एक्सेसिव पॉलिटिकल पावर्स हमारे देश में नहीं है, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों की स्थिति नहीं है। वहां पर मिलिट्री कई बार पावर अपने हाथ में ले चुकी है। अब गेबोन का जो ये कू है ये थोड़ा सा अलग है दूसरे देशों से। क्यों? क्योंकि देखिए जो दूसरे कू थे वो सिक्योरिटी या गवर्नेंस के इश्यूज से रिलेटेड थे।
क्योंकि जहां पर भी पहले मैंने आपको बताया कि कूज हुए हैं वहां पर सरकार ठीक से काम नहीं कर रही थी, इसलिए तख्ता पलट था। यहां पर ऐसा कोई बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं है, अभी सरकार के सामने जो चल रहा है वैसा ही चल रहा है। यहां पर प्रॉब्लम थी चुनाव। तो वैसे चुनाव 7 साल बाद जब हुए हैं तो उन चुनावों के अंदर कोई इंटरनेशनल ऑब्जर्वर नहीं आए। अली बोंगो ने मना कर दिया कि मैं किसी को भी विदेश से आकर ये देखने नहीं दूंगा कि चुनाव न्यूट्रल तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था। तो चुनाव में लोगों का भरोसा नहीं था, मिलिट्री का भी भरोसा नहीं था, और इसीलिए ये तख्ता पलट हुआ है। सो इट हैज बिन बिकॉज ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस एंड नॉट बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन। जैसे कई देशों में फाइनेंशियल स्थिति बहुत खराब थी, उसके कारण भी तख्ता पलट हुआ है, ऐसा कोई रीजन यहां पर नहीं है। अब ऑफ कोर्स ये जो तख्ता पलट है इसका लोगों ने विरोध किया है, कई लोगों ने स्टेटमेंट जारी किए, कई देशों ने, यूनाइटेड नेशंस ने स्टेटमेंट जारी किया, चाइना, यूएस, सब ने इसे कंडेम किया है। और बोंगो क्या कह रहे हैं? बोंगो वीडियो बनाकर लोगों को कह रहे हैं कि आप जनता को कि गली स्ट्रीट्स पर आइए, गलियों में आकर शोर मचाइए, लेकिन अभी तक तो इनके फेवर में कोई आकर गलियों में शोर नहीं मचा रहा है। तो ये था वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और टेलीग्राम चैनल पर आप मेरे वीडियो के अपडेट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये अनअकैडमी के टॉपर्स हैं, अगर आप भी इस लिस्ट में अपना नाम अगले साल देखना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव वीडियोस को जरूर देखिए, बहुत सारी लर्निंग्स आपको मिलेंगी। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, डू सब्सक्राइब टू देम। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।